हाय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्वामी मनोज केमिस्ट्री। आज हम स्टेट ऑफ मैटर जो 11th का चैप्टर है उसका स्टार्टिंग लेक्चर ले रहा हूं मैं। स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की जनरली 5 स्टेट्स बताई जा रही हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस, बी, सी एंड प्लाज्मा। लेकिन बी, सी एंड प्लाज्मा को हम यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे। सॉलिड स्टेट क्या होती है ये आपने पिछली क्लासेस में पढ़ लिया होगा। लिक्विड और गैस, मेनली हम इस चैप्टर में गैस स्टेट की या गैस स्टेट की डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं 3 स्टेट्स के बारे में। स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड जो सब्सटेंस होते हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल बहुत कम होती है। रिजिड होते हैं, जो प्रॉपर्टी है इसकी इस टाइप से अरेंज होता है उनका। मॉलिक्यूलर पार्टिकल लगभग डेफिनेटली अरेंज रहते हैं और रेगुलर अरेंज रहते हैं। इसकी स्टडी 12th क्लास के अंदर सॉलिड स्टेट चैप्टर में हम करेंगे। रिजिड, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज या इंटरेक्टिव फोर्सेज। दिस डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी टेंस टू जीरो, बहुत जीरो के लगभग काइनेटिक एनर्जी होती है। मींस थर्मल जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा है इसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा बहुत कम होती है। रिजिड होते हैं, रिजिड के साथ साथ इनकम्प्रेसिबल होते हैं, कंप्रेशन को हम नहीं कर सकते। ये आप जानते हो, एग्जांपल ले सकते हैं इसका हम। मेटल्स जो सॉलिड मेटल्स हैं उनकी बात कर सकते हैं हम। क्रिस्टलाइन सॉलिड, रबर, वुड, पॉलीमर्स, ये इनके हम एग्जांपल ले सकते हैं। लिक्विड स्टेट में होता है क्या है कि पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस थोड़ी बढ़ जाती है। फ्लूइड नेचर होता है इसका, पार्टिकल्स का। ये रिजिड थे, ये फ्लूइड टाइप के नेचर के होते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स इज ग्रेटर देन सॉलिड एंड लेस देन गैसेस। फ्लूइड टाइप की नेचर होती है, डिस्टेंस ज्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, इनकम्प्रेसिबल होते हैं ये भी। एग्जांपल ले सकते हैं हम वाटर, मिल्क लिक्विड स्टेट में होता है, पेट्रोल, डीजल, ऑयल्स, ये हम इसके एग्जांपल ले सकते हैं। डिस्टेंस ज्यादा होती है सॉलिड स्टेट से, और जो इंटर पार्टिकल फोर्सेज हैं वो सॉलिड स्टेट से कम होते हैं। इंटर पार्टिकल फोर्सेज लेस देन सॉलिड स्टेट एंड ग्रेटर देन गैस स्टेट। इनकम्प्रेसिबल होता है। लिक्विड की जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है वो है इनका वेपर प्रेशर होता है, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी। इनके पास सरफेस टेंशन होता है, ये आगे इसी चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। और इनकी विस्कोसिटी भी एक प्रॉपर्टी है, वो भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लिक्विड स्टेट एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हो जो लिक्विड स्टेट में होगा। गैस स्टेट, गैस स्टेट में पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, रैंडमली पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। इंटर पार्टिकल फोर्सेस वीक होते हैं। वेंट्रवाल फोर्स या डिस्पर्सन फोर्सेस लगे हुए होते हैं इनमें, जो उनका डिस्कस करेंगे हम। डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है इसलिए कंप्रेसिबल है, इजीली कंप्रेस कर सकते हैं हम गैस को, क्योंकि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कवर हो जाता है। प्रेशर बढ़ाने पे पार्टिकल पास आते हैं तो कंप्रेसिबल हो गई है। इसके साथ साथ इनके अंदर डिफ्यूजन, इफ्यूजन
की जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं गैसेस पार्टिकल के बीच में। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम ऑक्सीजन, हीलियम, नियॉन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सो ऑन। बहुत से एग्जाम्पल इसके हम ले सकते हैं। ये तो इनके जनरल डिस्कशन हो गया कि क्या होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन एक्चुअल में सॉलिड, लिक्विड और गैस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आइस है जो कि सॉलिड स्टेट में है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। टेम्परेचर कौन सा लिया हमने? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पे इसको कंप्लीटली हम वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि लिक्विड स्टेट में है, और इसको कंप्लीटली 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि वाटर वेपर के अंदर इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। वेपर और गैस के अंदर एक डिफरेंस होता है, इसकी ये गैसेस स्टेट होगी। एक्चुअल में रूम टेम्परेचर पे जो गैसेस स्टेट में है वो गैसेस हैं, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है। लेकिन रूम टेम्परेचर पे अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड या लिक्विड स्टेट में और हायर टेम्परेचर की कंडीशन में वो गैसेस स्टेट में आता है विच इज वेपर, उस गैस को हम क्या नाम देंगे? वेपर नाम देंगे। तो वाटर है वेपर फेज में, मींस गैस के फेज में, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के टेम्परेचर पे ही गैसेस फेज होगी इसकी, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में लिक्विड स्टेट होगी एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट हमने प्रेशर यहां पे यूज किया है, वो 1 एटमॉस्फेयर किया है। 1 एटमॉस्फेयर पे ऐसा हुआ, अगर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पे उसी की कौन सी स्टेट रहेगी? सॉलिड। 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में लिक्विड स्टेट होगी, और 100 से ऊपर के टेम्परेचर पे इसी प्रेशर पे गैस स्टेट होगी। यानी कि एक फेज दूसरी फेज में, एक मैटर की स्टेट दूसरी स्टेट में टेम्परेचर बेस्ड होती है और प्रेशर बेस्ड होती है। प्रेशर हमने कांस्टेंट लिया तो टेम्परेचर बेस्ड है। ये जो टेम्परेचर जिससे हम सॉलिड को वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, मींस लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और इसी टेम्परेचर पे हम उसी प्रेशर पे लिक्विड को जब सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं देन इट इज फ्रीजिंग पॉइंट। वैल्यू वही है, वैल्यू है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन। वाटर से जब हम वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे विच इज बॉइलिंग पॉइंट, इसी प्रेशर पे। और अगर इसी टेम्परेचर पे हम गैसेस स्टेट को मींस वेपर को वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे ही कर रहे हैं, देन कंडेंसेशन कर रहे हैं, देन इट इज कंडेंसेशन पॉइंट। यानी प्रोसेस के बेस्ड पे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट, गैस से अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो कंडेंसेशन पॉइंट, और अगर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो फ्रीजिंग पॉइंट एक पर्टिकुलर प्रेशर पे। यानी किसी भी सब्सटेंस की स्टेट टेम्परेचर और प्रेशर बेस्ड होती है। प्रेशर बढ़ा के हम स्टेट चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ा के भी हम स्टेट चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर को घटा के भी स्टेट चेंज कर सकते हैं, और प्रेशर को घटा के भी हम स्टेट चेंज कर सकते हैं। एक चीज को हम कांस्टेंट रख लें, टेम्परेचर को या प्रेशर को, फिर भी हम एक चीज को वेरी करके हम उसका स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो पर्टिकुलरली एक टेम्परेचर पे किसी सब्सटेंस की सॉलिड या लिक्विड या गैस स्टेट को हम एक्सप्लेन करते हैं, यानी टेम्परेचर और प्रेशर बेस्ड है। अब हम बात कर रहे हैं कि कब वो सॉलिड रहेगा कोई सब्सटेंस, कब लिक्विड रहेगा और कब गैसियस रहेगा। वो डिपेंड करता है उनके पार्टिकल्स की इंटरेक्शन एनर्जी पे या इंटरेक्शन फोर्सेस पे। इंटरेक्शन फोर्सेस, जितने ज्यादा फोर्सेस इंटरेक्शन होंगे उतनी ज्यादा इंटरेक्शन एनर्जी होगी। इंटरेक्शन फोर्सेस 2 टाइप के हैं, एक तो इंट्रामोलिकुलर और एक इंटरमोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर जो फोर्सेस लगते हैं वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर लगते हैं, बिटवीन मॉलिक्यूल। और इनकी स्टडी हम पिछले चैप्टर में कर सकते हैं, इनकी स्टडी हमने पिछले चैप्टर में की है। इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस हैं वो वीक होते हैं, वीक फोर्सेस हैं, और बिटवीन मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं। मॉलिक्यूल्स, आयंस या बिटवीन पार्टिकल्स हम यहां लिख सकते हैं, पार्टिकल्स या फिर आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स और एटम्स के बीच में लगते हैं।
इस टाइप की जो फोर्सेज है वो मैं आपको बता चुका हूं। आयनिक टाइप का बॉन्ड बन सकता है मॉलिक्यूल के अंदर, कोवलेंट बॉन्ड बन सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है, एडिटिव बॉन्ड बन सकता है। इसके साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी एक वीक टाइप का बॉन्ड है जिसको हम इसी में स्टडी करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर में। वो मॉलिक्यूल के अंदर भी लग सकता है और मॉलिक्यूल के बाहर में इंटर भी हो सकता है और इंट्रा भी हो सकता है। उसकी स्टडी यहाँ पे नहीं कर रहे हम। आयनिक, कोवलेंट, डेटिव या फिर मेटलिक टाइप का बॉन्ड हो सकता है। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं वो वीक होते हैं, जिनको हम वीक वैन डर वाल्स फोर्सेज या फिर डिस्पर्शन फोर्सेज नाम देते हैं। और इनकी स्टडी हम करेंगे। मींस इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज पे डिपेंड करता है किसी सब्सटेंस की स्टेट। इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज वीक फोर्सेज हैं और सबसे पहले वैन डर वाल ने इनको वैन डर वाल फोर्सेज भी नाम देते हैं क्योंकि वैन डर वाल ने इनको एक्सप्रेस किया था। गैसेस पार्टिकल्स के बीच में लगने वाली फोर्स या फिर आयन्स के बीच में लगने वाली फोर्स या फिर डाइपोल्स के बीच में लगने वाली फोर्स को इन्होंने एक्सप्लेन किया था 1837 टू 1923 के बीच। इनका बॉर्न और डेप्थ थी इसके बीच में। इन्होंने एक्सप्लेन किया था फोर्सेस को। नंबर 1 इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन यानी कि डाइपोल और डाइपोल के बीच में दो परमानेंट डाइपोल्स होते हैं। डिस्पर्शन फोर्सेस भी है ये इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, जिसको हमने दूसरा नाम दिया है डिस्पर्शन फोर्सेस। डाइपोल और डाइपोल मींस दो परमानेंट डाइपोल्स के बीच में लगने वाला फोर्सेस होगा। फोर्सेस बिटवीन टू परमानेंट डाइपोल्स। डाइपोल मॉलिक्यूल्स में होता है। फॉर एग्जांपल एक डाइपोल ये बना हुआ जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, ये एक परमानेंट डाइपोल है। और दूसरा डाइपोल ये है जिसमें भी एक नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ही दोनों डाइपोल एक दूसरे के पास आएंगे तो उस कंडीशन में डाइपोल्स अपने आप को इस टाइप से एडजस्ट करेंगे कि एक डाइपोल पॉजिटिव और नेगेटिव दूसरे डाइपोल के नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ में रहेगा ताकि दोनों के बीच में अट्रैक्शन रहे। तीसरा डाइपोल अपने आप को यहाँ सेट करेगा नेगेटिव एंड पॉजिटिव, चौथा यहाँ पे करेगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और उससे आगे भी करेंगे। मींस नेक्स्ट डाइपोल इसको यहाँ सेट कर सकता है नेगेटिव एंड पॉजिटिव। डाइपोल्स और डाइपोल्स के बीच में एक इंटरेक्शन फोर्स लगेगा जिसकी वजह से जो इंटरेक्शन एनर्जी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी 1/r³ के। r यहाँ पे डाइपोल्स के बीच की डिस्टेंस है। r को मैंने क्या लिखा है, डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल्स। फॉर एग्जांपल एक HCl का मॉलिक्यूल है, पोलर होता है, इसमें फ्रैक्शनल नेगेटिव और इसमें फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज होगा। और दूसरा भी हमने HCl का मॉलिक्यूल लिया जो भी पोलर है, इसमें फ्रैक्शनल नेगेटिव और इसमें फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज है। दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो इस टाइप से होगा कि एक HCl का मॉलिक्यूल दूसरे HCl के मॉलिक्यूल से इस टाइप से अट्रैक्ट रहेगा। इसमें फ्रैक्शनल नेगेटिव, इसमें फ्रैक्शनल पॉजिटिव, इसमें फ्रैक्शनल पॉजिटिव और इसमें फ्रैक्शनल नेगेटिव। तीसरा जो मॉलिक्यूल आएगा वो यहाँ आएगा और वो किस टाइप से रहेगा, यहाँ पे H और यहाँ पे Cl, इसमें फ्रैक्शनल पॉजिटिव, इसमें फ्रैक्शनल नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो इस टाइप से जो डाइपोल डाइपोल के बीच में इंटरेक्शन होता है परमानेंट डाइपोल्स के बीच में, जिसको हमने इस टाइप से दिया जैसे HCl के बीच में, HBr के बीच में, HCl के बीच में, HI के बीच में, या फिर अमोनिया और अमोनिया के मॉलिक्यूल के बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्ड लगता है। लेकिन अमोनिया और अगर दूसरा मॉलिक्यूल हम यूज कर रहे हैं किसका, HCl का, तो अमोनिया भी एक पोल है और HCl भी क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल है। दोनों के बीच में इंटरेक्शन जो लगेगा वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। ये वीक वैन डर वाल्स डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। सेकंड, आयन डाइपोल इंटरेक्शन।
एक आयन और एक डाइपोल के बीच में लगने वाला इंटरेक्शन। एक आयन होगा प्लस में एक परमानेंट डाइपोल होगा। फॉर एग्जांपल आयन पॉजिटिव है और परमानेंट डाइपोल हमने पॉजिटिव और नेगेटिव यूज कर लिया है। तो जब ये दो आयन हो गया और ये क्या आ गया परमानेंट डाइपोल है, दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन आएगा वो इस टाइप से सेट होंगे कि जो आयन है वो चारों तरफ से इस डाइपोल से इस टाइप से जुड़ जाएगा। डाइपोल्स इसके चारों तरफ इस टाइप से इकट्ठा हो जाएगा, जिसका नेगेटिव पोल इसी आयन की तरफ रहेगा। यानी कि नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इसी टाइप से अगर नेगेटिव आयन होता और उसके पास एक डाइपोल आ जाता प्लस माइनस, ये आयन यूज किया हमने, ये डाइपोल, तो इंटरेक्शन इस टाइप से लगता है कि नेगेटिव चार्ज बीच में रहता, चारों तरफ इसके डाइपोल्स इस टाइप से इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पॉजिटिव रहता है इसका, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इस टाइप से पोल्स बनते हैं। इनके बीच में जो इंटरेक्शन लगता, जैसे कि हम बता रहे हैं कि इसमें NaCl को जैसे हम वाटर में डिसोल्व करते हैं तो NaCl में तो दो टाइप के आयन हो गए, Na प्लस और Cl माइनस, और प्लस में हमने वाटर का मॉलिक्यूल लिया तो वाटर कैसा है, डाइपोल है, तो वाटर के अंदर NaCl डिसोल्व हो जाता है। यानी कि वाटर के अंदर आयंस जो होते हैं वो चारों तरफ से किससे सराउंड हो जाते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल से सराउंड होते हैं। तो दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन एनर्जी लगती है वो भी उसी रेंज की होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³। जो इंटरेक्शन एनर्जी लगेगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, इंटरेक्शन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³। r³ मींस डिस्टेंस है दोनों के बीच की, उसके क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतनी इंटरेक्शन एनर्जी कम होगी उनके अंदर। थर्ड इज आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल यानी कि एक तो परमानेंट आयन होगा और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। आयन के कांटेक्ट में जैसे ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल आएगा तो आयन अगर कैटायन है तो इसका पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इसका साइज छोटा होगा, जिससे इसका न्यूक्लियस इस आयन के सॉरी इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से आयन तो एज इट इज रहेगा और प्लस में ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ये पोलर हो चुका होगा, और पोलर होगा तो उसका नेगेटिव यहाँ पे और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो पोलर हो गया ये इंड्यूस्ड डाइपोल हो गया, इंड्यूस्ड डाइपोल हो गया। तो इसके बाद इस आयन और इस डाइपोल के बीच में एक इंटरेक्शन लगेगा, जो कि मैं इससे पिछले उसमें बता चुका हूं कि आयन चारों तरफ से डाइपोल से सराउंड हो चुका होगा, या नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस टाइप से। तो ये जो इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन एनर्जी तो वही रहेगी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³। ऐसा केवल सॉलिड स्टेट में रहता है, ध्यान दे लेना। कौन से स्टेट में रहेगा, सॉलिड स्टेट में। अगर लिक्विड स्टेट यूज करते हैं ऐसा डाइपोल डाइपोल में भी और आयन डाइपोल में भी। सॉलिड स्टेट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³, और अगर लिक्विड स्टेट है तो लिक्विड स्टेट में जो रेंज चली जाती है इंटरेक्शन एनर्जी की वो 1/r⁶ चली जाती है। तो लिक्विड स्टेट में इंटरेक्शन एनर्जी 1/r⁶ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और इंटरेक्शन एनर्जी सॉलिड स्टेट में होती है 1/r³ के। यानी कि अभी तक तीनों बताए उसमें ऐसा होगा। फोर्थ, ऐसा मैं एग्जांपल ले सकता हूं। एग्जांपल हम ले सकते हैं, एक तो आयन, सपोज करो कि हमने सोडियम आयन यूज कर लिया, और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल हमने Cl2 यूज कर लिया विच इज नॉन पोलर। दोनों के बीच में इंटरेक्शन लगेगा, दोनों एक दूसरे को इस टाइप से सराउंड करेंगे कि Na प्लस होगा, वो चारों तरफ से Cl2 से सराउंड हो जाएगा। नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, Cl2 के अंदर
पोल बन चुके होंगे, यानी कि इंड्यूस्ड डाइपोल होगा। Cl2 एक डाइपोल नहीं है, नॉन पोलर है, लेकिन आयन के कांटेक्ट में आने के बाद वो डाइपोल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसका नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, इस टाइप के पोल्स बने होंगे इसमें। तो इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं हम कि इंटरेक्शन एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, 1/r³ के, अगर सॉलिड स्टेट उसकी यूज कर रहे हैं तो, और अगर लिक्विड स्टेट है तो उस कंडीशन में इंटरेक्शन एनर्जी 1/r⁶ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। फोर्थ इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, यानी कि आयन ही डाइपोल बनाने पे मजबूर नहीं करता है किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल को, डाइपोल भी उसको डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन मीन्स एक तो परमानेंट डाइपोल होगा और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। किस वजह से लगेगा, डाइपोल के कांटेक्ट में जैसे ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल आएगा, डाइपोल जो परमानेंट था वो तो एज इट इज रहेगा, प्लस में जो नॉन पोलर था मॉलिक्यूल वो डाइपोल में कन्वर्ट हो चुका होगा, और ये डाइपोल इंड्यूस्ड रहेगा, कांटेक्ट में आने से बना हुआ है। फिर इन दोनों के बीच में जो कांटेक्ट में जो फोर्स लगेगा उसको नाम देंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। यानी कि एक तो डाइपोल यूज कर लिया हमने प्लस माइनस, और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल यूज किया है, एक परमानेंट डाइपोल यूज किया है। जैसे ये कांटेक्ट में आएंगे तो परमानेंट डाइपोल की कांटेक्ट में आते ही ये डाइपोल में कन्वर्ट हो चुका हुआ है, ये परमानेंट डाइपोल है और ये इंड्यूस्ड डाइपोल है। और इंड्यूस्ड डाइपोल और परमानेंट डाइपोल के बीच में जो फोर्स लगेगा वो अपने आप को इस टाइप से सेट कर लेंगे, जो कि पहले ही बता चुका हूं मैं। अगर स्टेट सॉलिड है तो उस कंडीशन में इंटरेक्शन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³, और अगर लिक्विड है स्टेट तो उस कंडीशन में इंटरेक्शन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁶ इस रेंज की रहेंगी। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि हमारे पास एक तो वाटर है जो कि पोलर मॉलिक्यूल है, डाइपोल है, परमानेंट, और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल सपोज करो हमने ले लिया Cl2, दोनों के बीच में नॉन पोलर है, दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको नाम देंगे हम डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, और इसकी इंटरेक्शन एनर्जी इस रेंज की होती है। फिफ्थ, ये चार थे, ये वैन डर वाल फोर्सेज है। फिफ्थ जो एक्सप्लेन किया गया वो लंदन ने किया, इसलिए उसको लंदन फोर्स या डिस्पर्शन फोर्स अकेले को भी नाम देते हैं। लंदन फोर्स या फिर डिस्पर्शन फोर्स या फिर इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। एक्सप्लेन बाय फ्रिट्ज लंदन इन 1931। इसने देखा कि अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल है और वो नॉन पोलर के कांटेक्ट में आता है, या फिर अगर कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वो पोलर के कांटेक्ट में आता है, तो वैन डर वाल फोर्सेज से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। लेकिन अगर कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर के कांटेक्ट में आता है, जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इस टाइप की जो गैसेज हैं वो पोलर नहीं होती हैं, फिर भी उनको हम लिक्विफाई कर सकते हैं, यानी कि गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं हायर प्रेशर और लो टेम्परेचर की कंडीशन में। तो उस कंडीशन में उन गैसेस के ऊपर क्या होना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा चार्ज आना चाहिए जिससे कि उनके बीच में इंटरेक्शन फोर्सेज लगे। उसको एक्सप्लेन किया फ्रिट्ज लंदन ने, यानी कि नॉन पोलर और नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है विच इज लंदन फोर्स। एक्सप्लेन इस टाइप से किया, जैसे हीलियम है, यहाँ प्लस और यहाँ दो नेगेटिव चार्ज होते हैं इसके पास, यानी दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा मॉलिक्यूल भी हमने हीलियम का ही लिया है, सॉरी एटम भी हीलियम का ही लिया है, जिसमें सेंटर में प्लस है और यहाँ नेगेटिव और नेगेटिव है। अकॉर्डिंग टू लंदन, किसी स्पेसिफिक पोलर रोटेशन में जो इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं या इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट के दौरान होता क्या है कि फ्रैक्शनल चार्ज मॉलिक्यूल पे डेवलप हो चुका होता है। ये तो एटम यूज किया है, तो उसको हम इस टाइप से दिखा सकते हैं कि ये एटम है वो इस टाइप से हो गया कि यहाँ इस पे पॉजिटिव आ गया और एक ही डायरेक्शन में नेगेटिव रह गया, मीन्स पोलर कन्वर्ट हो गया, मीन्स इंड्यूस्ड डाइपोल हो गया ये।
इंड्यूस्ड डाइपोल के कांटेक्ट में नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इंड्यूस्ड डाइपोल को कांटेक्ट में कौन है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये इसके कांटेक्ट में आता है, ये भी पोलर हो चुका होगा, देन इट इज आल्सो इंड्यूस्ड डाइपोल। ये इस टाइप से था प्लस माइनस माइनस, और ये भी इस टाइप से हो गया कि प्लस एंड माइनस माइनस, देन ये भी इंड्यूस्ड डाइपोल हो गया और ये भी इंड्यूस्ड डाइपोल। अब इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन एनर्जी लगेगी उसकी रेंज 1/r⁴ की रहेगी, यानी कि जितना ज्यादा डिस्टेंस रहेगा उतना ही बहुत कम इंटरेक्शन एनर्जी रहेगी। और इसी इंटरेक्शन एनर्जी पे स्टेट डिपेंड करती है कि वो सॉलिड स्टेट में रहेगा कि लिक्विड स्टेट में रहेगा कि गैसियस स्टेट में होगा। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड जो पिछले चैप्टर में एक्सप्लेन किया जा चुका है, जो कि इंट्रामोलिकुलर भी लग सकता है और इंटरमोलिकुलर भी हो सकता है। तो इन फोर्सेस पे डिपेंड करता है कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे किसी गैस की या किसी लिक्विड की या फिर सॉलिड की स्टेट को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी कि अगर हम स्टेट्स की बात करें तो स्टेट्स में होगा क्या, ध्यान देना है यहाँ पे दो चार टाइप की एनर्जी होगी, एक तो इंटरेक्शन एनर्जी होगी और एक हो चुकी है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी, which is directly proportional to temperature। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतनी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने का मतलब वेलोसिटी बढ़ी है उसकी, और वेलोसिटी जितनी ज्यादा हो जाएगी उसकी थर्मल एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। इंटरेक्शन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतना ही उन पार्टिकल्स के बीच में रिजिडनेस आएगी और पार्टिकल बहुत पास पास आएंगे और एक दूसरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। तो उस कंडीशन में स्टेट्स, अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करें तो सॉलिड स्टेट में जो इंटरेक्शन एनर्जी है वो बहुत ज्यादा होती है, किससे, थर्मल एनर्जी से। यानी थर्मल एनर्जी अगर इंटरेक्शन एनर्जी से कम है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो उस कंडीशन में स्टेट होगी सॉलिड। लिक्विड स्टेट है तो लिक्विड स्टेट कब आती है, जब सॉलिड को हम लिक्विड में करते हैं टेम्परेचर राइज करते हैं तो टेम्परेचर राइज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी और थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो थर्मल एनर्जी इंटरेक्शन एनर्जी की रेंज में आ जाएगी। अगर इंटरेक्शन एनर्जी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थर्मल एनर्जी हो तो सब्सटेंस की जो स्टेट आती है वो स्टेट होती है वो लिक्विड स्टेट होगी। और टेम्परेचर हमने राइज किया तो उसकी गैस स्टेट आ गई, पर्टिकुलर प्रेशर पे बात कर रहा हूं मैं। तो उस कंडीशन में इंटरेक्शन एनर्जी कम हो जाती है थर्मल एनर्जी से, मींस काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और थर्मल एनर्जी अगर इंटरेक्शन एनर्जी से ज्यादा होगी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे तो उस सब्सटेंस की स्टेट गैसेस होगी। यानी गैस को लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर पे बेस्ड है स्टेट्स। तो थर्मल एनर्जी अगर कम है, इंटरेक्शन एनर्जी ज्यादा है तो उस कंडीशन में स्टेट सॉलिड रहेगी। इंटरेक्शन एनर्जी अगर थर्मल एनर्जी से अप्रोक्सीमेटली इक्वल है तो लिक्विड स्टेट होगी। और इंटरेक्शन एनर्जी और थर्मल एनर्जी, अगर इंटरेक्शन एनर्जी कम है थर्मल एनर्जी से तो उस कंडीशन में स्टेट कौन सी होगी, उसकी गैस स्टेट होगी, मींस काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगी उसकी उस टाइम, तो पार्टिकल्स का मूवमेंट रहेगा। अब हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली इस चैप्टर में हम क्या क्या यूज करेंगे, जो टर्म यूज करेंगे। एक यूज करेंगे हम टेम्परेचर, जिसको हम कैपिटल टी से नोट करेंगे, और इट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज केल्विन टेम्परेचर। किसी भी फॉर्मूले के अंदर ध्यान दे लेना, केमिस्ट्री में किसी भी फॉर्मूले में अगर टेम्परेचर की वैल्यू पुट करनी है तो डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं पुट करेंगे, हम किस में पुट करेंगे, केल्विन में पुट करेंगे। और रिलेशन क्या है कि केल्विन विच इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15, ये रिलेशन होता है कि केल्विन टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होता है रिलेशन। इसी टाइप से डिग्री सेंटीग्रेड के साथ साथ फॉरेनहाइट का भी टेम्परेचर है, डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइड बाई 5 विच इज इक्वल टू डिग्री फारेनहाइट माइनस 32 डिवाइड बाई 9, ये रिलेशन है। तो अगर कोई टेम्परेचर हमें डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया है तो उसको हम फॉरेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर उसको हम केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं।
अगर कोई फॉरेन हाइट में दिया हो तो डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करके उसको हम केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर केल्विन में दिया हो तो डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करते हुए उसको फॉरेन हाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एट -40 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू -40 डिग्री फॉरेनहाइट। ध्यान देना, डिग्री हम सेंटीग्रेड और फॉरेनहाइट के साथ लगाते हैं, केल्विन के साथ हम डिग्री यूज नहीं करेंगे, दोनों के बीच में रिलेशन है। फॉर एग्जांपल ध्यान दे लेना, न्यूमेरिकल वैल्यूज में हम 273.15 लिखते हैं अगर ऐड करके डिग्री सेंटीग्रेड में केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए, तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। फिर भी न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए हम अप्रोक्सीमेटली इस रिलेशन को ये ले लेते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, लेकिन अप्रोक्स आंसर आएगा इससे, एग्जैक्ट आंसर इसी से आएगा। ये थे टेम्परेचर, जो कि कैपिटल डी से हम डिनोट करेंगे। सेकंड इज प्रेशर। प्रेशर को हम कैपिटल पी से नोट करते हैं। प्रेशर के रिलेशन है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर which is 760 mm of Hg millimeter mercury, which is also equal to 760 torr, which is also equal to 76 centimeter of mercury। यानी कि किसी ट्यूब में अगर मरकरी फिल की जाएगी जो कि लिक्विड मेटल है और वो 76 सेंटीमीटर ऊंचाई पे फिल कर दी गई, तो उस हाइट से जो प्रेशर पड़ेगा उसके बॉटम पे विच इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, वो 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल होगा। 1 बार में भी करते हैं हम। 1 बार इज 750 मिलीमीटर Hg, यानी 75 सेंटीमीटर से जो प्रेशर लगेगा मरकरी का वो 1 बार के इक्वल होगा, 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ये दोनों यूनिट हम यूज कर लेते हैं जनरली। इसके अलावा हम ऐसा यूनिट यूज करते हैं इसकी, तो ऐसा यूनिट इसकी होती है पास्कल, पीए से नोट करते हैं। और रिलेशन ये है कि 1 बार विच इज इक्वल टू 10⁵ ऑफ पास्कल, एक बार में 1 लाख पास्कल होता है। और बार और एटमॉस्फेयर का रिलेशन ये आ गया कि 1 एटमॉस्फेयर विच इज इक्वल टू 1.013 ऑफ बार से थोड़ा सा बड़ा होता है एटमॉस्फेयर। तो 1 एटमॉस्फेयर पास्कल में ये आ गया कि 1 एटमॉस्फेयर विच इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ ऑफ पास्कल। या फिर इस रिलेशन को हम इस टाइप से दे सकते हैं कि 1 बार विच इज इक्वल टू 25/76 एटमॉस्फेयर। या फिर इसको हम ले सकते हैं कि 1 एटमॉस्फेयर विच इज इक्वल टू 76/75 ऑफ बार। और इसी से ये वैल्यू आई है, ये हम प्रेशर के रिलेशंस यूज करेंगे। नेक्स्ट इज वॉल्यूम। कैपिटल वी से हम इसको नोट करेंगे वॉल्यूम को। वॉल्यूम को मीटर क्यूब में जो ऐसा यूनिट है, या फिर सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेंटीमीटर क्यूब सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम ये भी यूज कर सकते हैं, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 ml, लगभग सेम है, 1 मिलीलीटर है। 1 मीटर क्यूब जो कि ऐसा यूनिट है इसकी, विच इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर, which is also equal to 10⁻³ liter into 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, जो कि मैंने यहाँ पुट कर दिए, which is 10⁻6 मिलीलीटर। सेंटीमीटर क्यूब हम मिलीलीटर में या सीसी में पुट कर सकते हैं, which is 10⁻6 सीसी। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं और 10⁻6 मिलीलीटर होते हैं। ये लीटर का रिलेशन है मीटर क्यूब से। 1 लीटर विच इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब ऑल्सो। 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। ये थे रिलेशन किसके, ये ऐसा यूनिट है इसकी, ये सीजीएस यूनिट है जिसको हम पुट कर रहे हैं। और 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। 1 लीटर में 1000 ml भी होता है। 1 लीटर विच इज इक्वल टू 10⁻³ ml, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 10⁻³ cc, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर ऑफ क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर। ये वॉल्यूम के रिलेशन है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे गैसेस स्टेट की। इस चैप्टर में गैसेस स्टेट और लिक्विड स्टेट का हम डिस्कस करेंगे। लिक्विड स्टेट का डिस्कशन बहुत कम है, छोटा है। जनरली ये पूरा चैप्टर गैसेस स्टेट पे बेस्ड है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आइडियल गैस, रियल गैस क्या होती है, गैसेस लॉज क्या है,
और आइडियल गैस इक्वेशन क्या है उसका डिस्कस करेंगे। थैंक यू।